बीबीसी दुनिया में आज देखिए, अमेरिका के किस फैसले ने बढ़ाई कई देशों की मुश्किल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रोकी दुनिया भर में चल रहे राहत कार्यों और मानवीय अभियानों में खर्च होने वाली लगभग पूरी मदद। कई देशों पर पड़ेगा असर। दिखाएंगे रिपोर्ट, क्यों इस कदम से सीरिया में फिर हो सकता है आईएसआईएस का उभार। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं प्रेरणा। जानेंगे कैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर भी पड़ेगा ट्रंप के फैसले का असर। लेकिन पहले हेडलाइंस। वॉशिंगटन में यात्री विमान और सेना के हेलीकॉप्टर में हुई टक्कर में 67 लोगों की मौत के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, काबिल लोगों को रखा जाएगा तो नहीं होंगी ऐसी घटनाएं। दिखाएंगे रिपोर्ट। सीज फायर समझौते के तहत हमास ने इसराइल को सौंपी उन 3 बंधकों की लिस्ट जिन्हें शनिवार को किया जाना है रिहा। बदले में 90 फलस्तीनियों को अपनी जेलों से छोड़ेगा हमास इसराइल। रूस के साथ करीब 3 साल से जारी जंग के बीच लापता हैं 60,000 से ज्यादा यूक्रेनी नागरिक। दिखाएंगे रिपोर्ट। अपनों की खबर मिलने के इंतजार में हैं कई बेबस परिवार। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया फैसले ने दुनिया के कई देशों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। जहां एक तरफ भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डर है कि इसके चलते सीरिया में आईएसआईएस का खतरा दोबारा उभर सकता है। कैसे, आज इसी की बात कवर स्टोरी में। दूसरे देशों को दी जाने वाली मदद रोकने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का असर दिखने लगा है। दुनिया भर में चल रहे लगभग सभी राहत और बचाव काम में रुकावट आ गई है। लंबे समय तक चलने वाले हेल्थ प्रोग्राम्स, जिनमें साफ सफाई और बीमारियों को रोकने से जुड़े प्रोजेक्ट्स शामिल हैं, वो भी बंद हो गए हैं। कई जगह स्टाफ को काम रोकने के लिए कहा गया है। अमेरिका दुनिया भर के देशों की मदद करने वाला सबसे बड़ा देश है। आर वर्ल्ड डेटा में छपे आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका ने साल 2023 में दूसरे देशों की मदद के लिए 63 अरब डॉलर दिए। वहीं यूरोपीय यूनियन की संस्थाएं दूसरे नंबर पर रहीं। उन्होंने दूसरे देशों की मदद के लिए 34 अरब डॉलर से ज्यादा पैसे खर्च किए। अपने कार्यकाल के पहले ही दिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरे देशों को भेजी जा रही सारी मदद को 90 दिनों के लिए रोकने का आदेश दिया था। साथ ही गृह मंत्रालय को यह समीक्षा करने को कहा कि किन प्रोग्राम्स की फंडिंग जारी रखने की जरूरत है। ट्रंप के इस कदम का असर सीरिया पर भी पड़ा है। सीरिया के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर कुर्दों का नियंत्रण है, जो अमेरिका के सहयोगी हैं। वहां आईएसआईएस के लड़ाकों की जेल और उनके परिजनों के लिए बना एक बड़ा कैंप भी है। अमेरिका की मदद रुकने का सीरिया के इस इलाके पर क्या असर हो रहा है, देखिए इस कैंप से बीबीसी संवाददाता जेआर गोल की रिपोर्ट। दूर से अल-हौल टेंट्स से बने एक शहर जैसा नजर आता है। पूर्वी सीरिया में मौजूद इस कैंप में आईएसआईएस के लड़ाकों के हजारों परिवार रहते हैं। इस कैंप को चलाने वाली संस्थाएं अमेरिका से मिलने वाली मदद पर निर्भर हैं। पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक विदेश में भेजी जा रही मदद रोक दी, जिसका असर यहां तुरंत दिखने लगा। मदद रुकने से खाना बांटने वाले कर्मचारी और कुछ संस्थाओं के सुरक्षाकर्मी काम पर नहीं आए। 3 दिन तक इनकी फंडिंग रुकी रही, मगर बाद में अमेरिका ने कुछ वक्त के लिए ये रोक हटा दी। कैंप की मैनेजर जिहान हनान कहती हैं कि उन्हें पहले से इस बारे में कुछ नहीं बताया गया था। हमारे कैंप में पिछले कुछ दिन तनाव भरे रहे। एक एनजीओ को 500 इराकियों को घर लौटने में मदद करनी थी, मगर उन्होंने ये काम बीच में ही रोक दिया। उनकी 80% फंडिंग अमेरिका से आती है। ऐसे में वो अपने सुरक्षा कर्मियों को पैसे नहीं दे सकती, तो उन्हें अपने कर्मचारियों को घर भेजना पड़ा। इराक की सरकार और कुर्द प्रशासन को चिंता है कि ये कैंप आईएसआईएस के फिर से पनपने के लिए मुफीद जगह बनता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने मदद रोक दी। इससे कुर्द प्रशासन के लिए खाना मुहैया करवाना, गार्ड्स को वेतन देना और कैंप के साथ साथ जेल की सुरक्षा का इंतजाम करना भी मुश्किल हो गया है। यहाँ हालात तनाव भरे हैं। हम बख्तरबंद गाड़ी में ही इस कैंप के उस हिस्से में जा सके जहां विदेशी रखे गए हैं। हमें बताया गया कि ये लोग सबसे ज्यादा कट्टर और आईएसआईएस की विचारधारा के सबसे वफादार हैं। ये महिला चीन के वीगर मुसलमानों वाले इलाके से हैं। यहाँ आईएसआईएस के लड़ाके रहे उनके पति की मौत हो गई थी। कैंप के इस हिस्से में ब्रिटेन और अमेरिका समेत 40 से ज्यादा देशों के आईएसआईएस लड़ाकों के परिवार के सदस्य रहते हैं।
अमेरिका के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मदद तभी की जा सकती है जब वो मदद अमेरिका को सुरक्षित और मजबूत बनाए। लेकिन ऐसे कैंप्स की फंडिंग पर उठ रहे सवालों से ये चिंता भी हो रही है कि कहीं आईएसआईएस इसका फायदा ना उठा ले। बीबीसी संवाददाता जीआर गोल की रिपोर्ट। सीरिया के साथ ही ट्रंप के इस फैसले का असर अफगानिस्तान और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर भी हुआ है। जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता आजादे मोशेरी। पाकिस्तान में अमेरिका स्वास्थ्य और ऊर्जा से जुड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश करता है। एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था सुस्त है और जिसे अपनी सीमाओं पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। वो ट्रंप के इस कदम से काफी दबाव में आ जाएगा। इसका असर स्कूलों में भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ के स्कूलों में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। अमेरिका कई सारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स को फंड करता है। साथ ही पाकिस्तान अफगान नागरिकों को भी शरण देता है। उसने 30 लाख लोगों को शरण दी है और यूएन कहता है कि इनमें से 14 लाख लोगों के पास दस्तावेज नहीं है। वहीं अफगानिस्तान में मानवीय हालात बेहद खराब हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा है कि अफगानिस्तान में 60 लाख लोग दिन में बस 1 या 2 बार ही खाना खा रहे हैं। अमेरिका यहाँ काफी मदद पहुँचाता है और अगर ये मदद रुक गई तो इसके काफी गंभीर असर देखने को मिलेंगे। खबर ये भी है कि जीवन बचाने से जुड़ी सेवाओं को ये मदद जारी रहेगी। अब संस्थाएं ये समझने की कोशिश में है आखिर ये मदद कौन सी सेवाओं पर जारी रहेगी। अब बात अमेरिका में हुए उस प्लेन क्रैश हादसे की जिसमें 67 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान विमान का फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया है, जिसे ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। इससे हादसे की वजहों का पता लगाने में मदद मिलती है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। देखिए बीबीसी संवाददाता मर्लिन थॉमस की रिपोर्ट। हादसे के बाद का मंजर, लोग जवाब तलाशने में जुटे हैं कि ये हुआ कैसे। हम यहाँ अमेरिकी लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए हैं कि हम इस जांच में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस पूरी त्रासदी की गहन जांच करेंगे। Looking at the facts. विमान में अमेरिका, रूस और चीन समेत दुनिया के कई हिस्सों के लोग सवार थे। इनमें जाने माने स्केटर्स भी थे। 16 साल के स्केटर स्पेंसर लेन और उनकी 39 साल की मां क्रिस्टीन की भी इस हादसे में मौत हो गई। उनके पिता डगलस लेन ने स्थानीय मीडिया से बात की। वो सबको पसंद था, फिर चाहे बॉस्टन में उसके होम क्लब की बात करें या फिर कहीं और की। क्लब के स्टाफ से लेकर युवा स्केटर्स और यहाँ तक कि ओलंपिक के दावेदार भी उसे बहुत प्यार करते थे। शादीशुदा जोड़ा और वर्ल्ड चैंपियन एवेंजिया शिश्कोवा और वादिम नौमो स्केटिंग कोच थे। उनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। 28 साल के सैम लिली उन पायलट्स में से एक थे जिनके हाथों में अमेरिकन एयरलाइंस फ्लाइट्स की कमान थी। उनके पिता टिम्थी ने बताया कि जल्द उनकी शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि उनका दिल टूट गया है। उस वक्त की ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिस वक्त एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स सैन्य हेलीकॉप्टर को फ्लाइट्स के रास्ते से हटने के लिए कह रहे थे। अमेरिकी मीडिया में ऐसी कई रिपोर्ट्स छपी हैं जो दावा करती हैं कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल में कर्मचारियों की कमी थी। जांचकर्ताओं का कहना है कि वो हादसे के कारणों की तहकीकात कर रहे हैं और उन्हें फिलहाल नहीं पता कि इसकी वजह क्या रही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे के लिए डाइवर्सिटी नियमों को जिम्मेदार ठहराया, हालांकि उन्होंने इसके लिए कोई सबूत नहीं दिए। We want the most competent people. We don't care what race they are. We want the most competent people, especially in those positions. And you're talking about extremely complex things. And if they don't have a great brain, a great power of the brain, they're not going to be very good at what they do, and bad things will happen. ट्रंप के आलोचकों ने उन पर इस हादसे को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया है। फिलहाल लोग उस हादसे के बाद शोक में हैं, जिसे हालिया अमेरिकी इतिहास के सबसे भीषण हवाई हादसों में से एक माना जा रहा है। बीबीसी संवाददाता मैरलिन थॉमस की रिपोर्ट। करीब 3 सालों से यूक्रेन में जंग हो रही है। सभी का ध्यान इस पर है कि इस जंग का अंत कैसे होगा। लेकिन इस सवाल के बीच जंग से विस्थापित हुए परिवार अपने लापता परिजनों की तलाश कर रहे हैं। बीबीसी संवाददाता सारा रिंसफोर्ड यूक्रेन में एक ऐसी महिला से मिली जिनके माता पिता 59,000 सैनिकों और नागरिकों में से एक हैं जो पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से में रूसी सैन्य कार्रवाई के बाद लापता हो गए हैं। देखिए उनकी रिपोर्ट।
ये संदेश था रूस के कब्जे वाले दक्षिण पूर्वी यूक्रेन से। Все хорошо, солнышко. Мы тебя очень-очень любим. यूक्रेन जंग से अपनी बेटी से जुदा हुए माता पिता का भरोसे और प्यार से भरा एक संदेश। लुडमिला ने मुझे अपना फोन दिखाया जो उन यादों से भरा हुआ है जिनमें उनके माता पिता खुश नजर आ रहे हैं। सितंबर 2023 में ओलेग और तात्याना को रूसियों ने गिरफ्तार किया और फिर वो लापता हो गए। 4 महीने तक लुडमिला को उनकी कोई खबर नहीं मिली। फिर पता लगा कि रूसी सैनिक उनकी मां को कोमा की हालत में अस्पताल छोड़ गए। उन्होंने वहां अपना दम तोड़ दिया। सोच पाना भी मुश्किल है कि उन्होंने मेरी माँ के साथ क्या किया होगा। वो 51 साल की एक जिंदा दिल महिला थी। फिर सब कुछ बदल गया। उनका व्यक्तित्व कमाल का था। मेरे लिए वो अभी भी जिंदा हैं। उनके पिता ओलेग भी अब तक नहीं मिल पाए हैं। ऊपर वाला न करे कि मेरे पिता को कुछ हुआ हो, मैं तो मर ही जाऊंगी। जब रूसी सेना ने लुडमिला के शहर पर कब्जा किया तो वहां के कई यूक्रेनियों ने इसका विरोध किया, लेकिन धीरे धीरे मेलिटोपोल में इस विरोध को खत्म कर दिया गया। रूसियों ने उन लोगों को निशाने पर लिया जिन पर उन्हें यूक्रेन का साथ देने का शक था। लुडमिला अब जानती हैं कि उनकी मां पर जासूसी करने का आरोप लगा था, पर रूस के दिए हुए सभी आधिकारिक कागजों के बावजूद उन्हें यह पता नहीं लग पा रहा कि उनकी मां को कहाँ रखा गया था, उनकी मौत कैसे हुई या फिर उनके पिता के साथ क्या हुआ। यूक्रेन की पुलिस ओलेग के साथ साथ देश से लापता हुए बाकी नागरिकों को ढूंढ रही है। पुलिस अफसर अपनी पहचान छिपाए रखना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने बीबीसी के साथ अपने काम को साझा किया। पुलिस के अफसर हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर वो कुछ लापता लोगों को ढूंढ रहे हैं। इनके डेटाबेस में लुडमिला के पिता की तस्वीर भी है। ये सोच रहे हैं कि शायद रूस समर्थित या फिर रूसी अधिकारी ऑनलाइन उनसे जुड़ी कोई पोस्ट डालें, पर अभी तक ओलेग का कोई सुराग नहीं मिला है। पर कभी कभी लापता लोग भी मिल जाते हैं। लेनिट को रूसियों ने मेलिटोपोल में गिरफ्तार किया था। 3 महीने बाद वो अस्पताल में मिले। उनका शरीर देखकर समझ आता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ होगा। अब विदेश में रहने वाले उनके परिजनों ने कहा कि लेनिड इसके बाद 1 साल के लिए फिर गायब हो गए थे। अब उन पर रूस में मुकदमा चल रहा है। उन पर मेलिटोपोल में रूसी सेना की तस्वीरें लेने का आरोप है। वो काफी खराब हालत में रहा। उसने मुझे कहा कि माँ, मैं नरक में हूँ। बचपन में मैं तुमसे स्वर्ग और नरक की बात करता था, आज मैं नरक में हूँ। लेनिड की कहानी चाहे कितनी भी दर्द भरी हो, लुडमिला को एक उम्मीद देती है कि शायद उनके पिता किसी बेसमेंट या फिर रूसी जेल में हैं और उन्हें अभी भी ढूंढा जा सकता है। बीबीसी संवाददाता सारा रेंसफोर्ड की रिपोर्ट। अब बात एक ऐसी बीमारी की जिसे पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। इसमें चलने फिरने और बैलेंस बनाने तक में दिक्कत होने लगती है। इंग्लैंड में पार्किंसंस से जूझ रहे एक ऐसे ही शख्स के दिमाग में कंप्यूटर से चलने वाला एक इम्प्लांट लगाया गया। अब उनका कहना है कि यह डिवाइस बहुत सही काम कर रहा है और कई बार तो वो भूल जाते हैं कि उन्हें कोई बीमारी भी है। 65 वर्षीय इस व्यक्ति का कहना है कि इस इम्प्लांट के बाद उन्हें लगता है कि अब वो पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता शेरॉन बारबोर की रिपोर्ट। दिमाग में कंप्यूटराइज्ड चिप लगने के बाद केविन को उनकी पुरानी जिंदगी वापस मिल गई है। साल 2017 में उन्हें पार्किंसंस होने का पता चला था। उन्होंने बताया कि तब कैसे लक्षण थे और कमाल के सुधार के बाद केविन आज ऐसे हैं। ये सब हो पाया है ब्रेनसेंस नाम की नई तकनीक की वजह से। इनके दिमाग में एक छोटा सा इम्प्लांट लगा है जो सीने में लगे बैटरी वाले कंप्यूटर से कंट्रोल होता है। ये सब कैसे काम करता है? आप देख सकते हैं कि ये कितनी छोटी हैं। ये ऐसी हैं कि आप चावल के एक दाने से भी छोटी जगह पर सटीक ढंग से इन्हें लगा सकते हैं। इसके बाद हम समझ सकते हैं कि उनके ब्रेन के सिग्नल्स को कहाँ भेजना है। तो क्या ये कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल से दिमाग के सिग्नल को बदल देता है? केविन के सीने में लगे कंप्यूटर को पहली बार चालू किया
करने पर जो हुआ उस पर वो यकीन नहीं कर पाए। बहुत ज्यादा कांपने वाले उनके हाथ पैर शांत हो गए। ये तुरंत हो गया। मेरे हाथों और पैरों ने कांपना बंद कर दिया। आवाज बेहतर हो गई। पत्नी ने कहा कि चेहरा देखकर ही समझ आ रहा था कि क्या असर हुआ है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी हैं। उन्हें काफी बुरा लगता था, मगर जब उन्होंने डीप ब्रेन स्टिमुलेशन ऑन किया तो कंपन रुक गए और वो रोने लगी। मगर हमारे इंटरव्यू के दौरान उनकी टांगें कांपने लगी। अब मेरी टांगों ने कांपना शुरू कर दिया है। ये याद दिलाता है कि इन्हें अब भी पार्किंसंस है। मगर डॉक्टरों को उम्मीद है कि कंप्यूटर के अपग्रेड होने के बाद कभी कभी होने वाली ये कंपन भी रुक जाएगी। पार्किंसंस यूके का कहना है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन से जिंदगी बदल सकती है और विश्वास है कि आगे ये तकनीक और बेहतर होगी। ये ब्रेन सेंस सिस्टम इस दिशा में बहुत बड़ा कदम है। ये काफी दिलचस्प है। हम अपने मरीजों का इस तरह से इलाज करने वाले पहले लोग हैं। हमें उम्मीद है कि इसका बड़ा असर होगा और मरीजों का जीवन बेहतर करने में इसकी अहम भूमिका रहेगी। पार्किंसंस का कोई इलाज नहीं है, मगर केविन के लिए ये नई तकनीक इलाज जैसी है। बीबीसी संवाददाता शैरन बार्बर की रिपोर्ट। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग पार्किंसंस से प्रभावित हैं। अब कहानी एक ऐसी महिला की जिन्होंने 8 साल की उम्र में एक दिन अचानक अपनी आंखों की रोशनी खो दी। उन्हें काफी वक्त तक उम्मीद थी कि वो फिर से देख पाएंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। ये कहानी है नेपाल की नीरा अधिकारी की। उन्होंने ब्रेल सीखकर मास्टर्स डिग्री पूरी की और पब्लिक सर्विस एग्जाम्स क्लियर किया। फिलहाल वो नेपाल के महिला, बाल और वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय में काम करती हैं। साल 2016 में उन्हें वहां सिविल सर्विस अवार्ड भी मिला। देखिए बीबीसी संवाददाता सृजना श्रेष्ठ की ये रिपोर्ट। मुझे आज भी अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने के वो पल याद आते हैं। मुझे 10वीं क्लास तक लगता था कि मैं दोबारा देख पाऊंगी, पर ऐसा नहीं हुआ। मेरा नाम नीरा अधिकारी है। मैं महिला, बाल और वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय में बतौर अंडर सेक्रेटरी काम कर रही हूँ। मैं 8 साल की थी। एक दिन मुझे बहुत तेज बुखार आया। मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अकेले रहने में डर लगता था। हर तरफ अंधेरा महसूस होता था। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से आंखों की रोशनी खो दी, पर मेरे पिता कहते थे कि इसके बावजूद मेरा भविष्य उज्जवल है। डॉक्टर ने मेरे पिता को बताया कि जो देख नहीं सकते वो ब्रेल पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत कोशिश की। ब्रेल लिपि सीखना मतलब अर्को अक्षर पढेर आएको हो नि त। हालांकि मैं पहले सामान्य स्कूल जाती थी, लेकिन मेरे लिए ब्रेल सीखना उतना मुश्किल नहीं था। पाठ्य पुस्तकहरू सबै सरकारले छापी। नेपाल सरकार 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए ब्रेल की किताबें प्रिंट करती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ऐसी कोई किताबें नहीं है, जो एक बड़ी चुनौती है। ब्रेल लिपिमा आउँदैन, त्यसले गर्दा चुनौती छ। मैंने जब तय किया कि मैं पब्लिक सर्विस एग्जाम दूंगी, तो मैं सुनकर खुद से ब्रेल में नोट्स बनाने लगी। नोट बनाउनी। जो देख नहीं सकते उनके लिए सरकार की ओर से खास इंतजाम या पाठ्यक्रम नहीं है। मैंने कई सालों तक तैयारी की और फिर तीसरी बार में एग्जाम पास किया। अपने हालात पर रोने के बजाय बेहतर होगा कि हम इसमें मौके तलाशें और मन लगाकर मेहनत करें, तो कामयाबी मिलना तय है। जुन कुरामा हामी लागि पर्छौं त्यसलाई चाहिँ निरन्तर मेहनत गर्यो भने चाहिँ त्यो सफलता चाहिँ हात पर्छ। खुशियां हमेशा नहीं रहती। उन्हें देखें जो हमारे जितनी खुशनसीब नहीं है। हमें जितना हो सके खुश रहना सीखना चाहिए। आफूभन्दा तल पछाडि परेकालाई हेरेर चाहिँ खुसी लिन सिक्नुपर्छ। तो नीरा अधिकारी की कहानी बताती है कि अगर हौसले बुलंद हों तो बड़ी मुश्किलें भी पार की जा सकती हैं। कार्यक्रम पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC प्रेरणा। आज के लिए इतना ही। बीबीसी दुनिया के साथ हम सोमवार को हाजिर होंगे।